हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को एकदम खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को इतना अच्छे तरीके से बताने वाले हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको याद रहेगा और जा करके आप एग्जाम में छाप देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से तो सबसे पहले आपसे बताएं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो आपको सारांश लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है, यानी कि इस खंड काव्य का आपको समीक्षा, कथा वस्तु या सारांश एक ही चीज होती है, ठीक है, ये लिखने के लिए दे सकता है या फिर आपको चरित्र चित्रण लिखने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम दोनों चीजें बताने वाले हैं। पहले आपको सारांश बताएंगे, उसके बाद हम चरित्र चित्रण बताएंगे कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक है तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम आपको सारांश बताते हैं, उसके बाद हम चरित्र चित्रण बताएंगे। ठीक है, अगर आपको केवल चरित्र चित्रण देखना है तो फिर वीडियो को बढ़ा लीजिए और आगे जाकर के चरित्र चित्रण देख लीजिए, या फिर चलिए पूरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सारांश, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य गंगा रत्न पांडे द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? गंगा रत्न पांडे। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसे भूलना तो भाई खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित और वीर महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। आप तो समझ गए होंगे कि ये मेवाड़ मुकुट खंड काव्य जो है किसके ऊपर आधारित है? वीर महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप जो थे उनके ऊपर आधारित ये खंड काव्य है। ठीक है, अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद जब महाराणा प्रताप जंगल में भटकते हैं तभी से इसका प्रारंभ होता है। यानी कि महाराणा प्रताप जी जब अकबर से युद्ध में पराजित हुए थे, हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है, तो वहां से पराजित होने के बाद इस खंड काव्य को बताया गया है। ठीक है, वहां से उनकी स्थिति कैसी थी, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया, सब कुछ इस खंड काव्य में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का ये है। ठीक है, तो अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद जब प्रताप जंगल में भटकते हैं तभी से इसका प्रारंभ होता है। यह 7 सर्गों में विभक्त है। ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य जो है कितने सर्गों में विभक्त है? 7 सर्गों में। ठीक है, अब यहाँ पर सर्गवार इसका सारांश देखेंगे, यानी कि सभी सर्ग का थोड़ा थोड़ा डिटेल हमें देना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, प्रथम सर्ग, इसी तरीके से आपको भी हेडिंग डाल देना है, प्रथम सर्ग। ठीक है, इस सर्ग में जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होकर जंगल में भटकते हैं तभी का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर से तो शुरुआत हो रहा है। ठीक है, अरावली पर्वत पर वो अपने पुत्र पत्नी के साथ कष्ट सहते हैं। ठीक है, इतना आपको इस सर्ग में लिखना है क्योंकि यहाँ से तो स्टार्टिंग है, इसमें तो कोई खास रहेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से द्वितीय सर्ग आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो, इस सर्ग में महाराणा प्रताप की पत्नी का चरित्रांकन किया गया है, यानी कि महाराणा प्रताप की पत्नी थी जिनका नाम था लक्ष्मी। ठीक है, उनके चरित्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है द्वितीय सर्ग में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं, केवल एक क्वेश्चंस पर ही हमें पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम सर्ग में इतना लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद द्वितीय सर्ग में लिखेंगे, इस सर्ग में महाराणा प्रताप की पत्नी का चरित्रांकन किया गया है। उनकी पत्नी कंदमूल फल खाकर व पृथ्वी पर सोकर धैर्य पूर्वक अपने दिन गुजार देती हैं। यानी कि जंगल में जब वो रह रहे थे ना, हल्दी घाटी युद्ध जब हार गए तो वो जंगल में रहते थे। ठीक है, तो वहां पर उनकी पत्नी जो थी वो जंगल के ही फलों को खाती थी और जमीन पर सोते थे। ठीक है, जमीन पर सो करके धैर्य पूर्वक अपने दिन गुजार देती हैं। बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह हतोत्साहित हो जाती हैं, लेकिन फिर वह उत्साहित होकर के कहती हैं, हमको नहीं डूबा पाएगा यह कष्टों का सागर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा उनके अंदर उत्साह है कि वो जंगल में रहते हुए भी ऐसे कह रही हैं कि हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। ठीक है, तो उनके अंदर भाई दम है तभी तो ऐसी बातें कर रही हैं। ठीक है, तो उनके चरित्र के बारे में द्वितीय सर्ग में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीसरा क्या है? तृतीय सर्ग। इस सर्ग में प्रताप के अंतर्द्वंद का चित्रण है। प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से दुखी हैं। ठीक है, उनके भाई जो उनको धोखा दिए उससे तो वो दुखी हैं, पर उनका उत्साह कम नहीं होता। ठीक है, वे मन ही मन मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, तृतीय सर्ग में आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से आपका चौथा सर्ग स्टार्ट होता है। चौथे सर्ग में कैसे लिखेंगे? देखो, इस सर्ग में प्रताप के शत्रु पक्ष की कन्या, देखिए एक शत्रु पक्ष की यानी दुश्मन के पक्ष की एक कन्या थी जिनका नाम था दौलत। ठीक है, उसको जब प्रताप पाए थे ना तो उनको वो पुत्रीवत पालते थे। ठीक है, अपनी पुत्री के समान उनके साथ व्यवहार करते थे। ठीक है, तो इस सर्ग में प्रताप के शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में वर्णन है। वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई कहती है, यानी जो दौलत नाम की जो लड़की थी, जो कन्या थी, वो क्या कहती थी? वो शक्ति सिंह यानी कि प्रताप के भाई और प्रताप की तुलना करते हुए कहती थी कि ये सूर्य हैं, वह दीपक हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं थोड़ा हम नेक्स्ट पेज में।
तो गाइस हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। तो जब वो कहती थी कि ये सूर्य हैं और वो दीपक हैं, तो ऐसे जब वो कह रही थी ना, तो उसी समय क्या हुआ कि जो दौलत थी उनको वृक्षों के पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी थी। ठीक है, उनको वृक्षों के पीछे से कोई आ रहा था, ऐसा उनको फील हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर से आपका 5वां सर्ग स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो, इस सर्ग का शीर्षक चिंता है। क्या है? इस सर्ग का शीर्षक चिंता है। महाराणा प्रताप और दौलत रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर चिंतित हैं। यानी जो महाराणा प्रताप जो थे और वो जो दौलत थी, ठीक है, यानी जो शत्रु पक्ष की कन्या थी, वो दोनों जब रानी लक्ष्मी को दुखी देखते थे, क्यों देखते थे? क्योंकि रानी लक्ष्मी जो है अपने आप को बहुत तुच्छ मानती थी। वो सोचती थी कि मेरे वजह से राणा प्रताप जंगल में भटक रहे हैं। ठीक है, लेकिन दौलत के जब मीठे स्वर को वो सुनती थी, तब उनको थोड़ा सांत्वना प्राप्त होती थी। ठीक है, अब प्रताप लक्ष्मी से क्या बताते हैं? प्रताप आगे के जीवन के बारे में अपना लक्ष्य बताते हैं। प्रताप लक्ष्मी से बताते हैं कि वे सिंधु प्रदेश जा करके वहां पर सैन्य संग्रह करेंगे और फिर मेवाड़ की जीत के लिए वो तैयारी करेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। यहाँ से देखो 6वां सर्ग आपका स्टार्ट होता है। इस सर्ग का शीर्षक पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज राणा प्रताप से मिलने का संदेश देते हैं। यहाँ पर जो दौलत आवाज सुनी थी ना किसी के आने की, वो पृथ्वीराज द्वारा भेजा गया एक संदेश वाहक था। ठीक है, वो वहां पर गया था। ठीक है, संदेश लेकर के पृथ्वीराज का। तो पृथ्वीराज का जब संदेश वो राणा प्रताप के पास लेकर के आया, तो राणा प्रताप और वहां पर ऐसा लिखा हुआ था कि पृथ्वीराज उनसे मिलना चाहते हैं। तब राणा प्रताप और पृथ्वीराज दोनों मिले और आपस में संगठन बनाए और मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज यह भी बताते हैं कि भामा शाह जो थे वो पृथ्वीराज की सेना का कोई व्यक्ति था। ठीक है, तो बताया कि भामा शाह जो है वो सेना का प्रबंध करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब आपका 7वां सर्ग स्टार्ट होता है। लास्ट सर्ग आपको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इस सर्ग की शीर्षक भामा शाह है। ठीक है, भामा शाह और प्रताप एक दूसरे को गले लगाते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। यहीं से मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा खंड काव्य एग्जाम में लिख करके आना है। कोई भी आपका 1 नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि चरित्र चित्रण है। ज़्यादातर चांसेस इसी चीज़ के पूछने की होती है, या फिर दोनों ऑप्शनल में आते हैं, किसी एक का आंसर आपको देना होता है। या तो आप चरित्र चित्रण लिख दीजिए या फिर आप उसका सारांश लिख दीजिए। ठीक है, तो ये वाला हमें ज़्यादा आसान पड़ता है चरित्र चित्रण, क्योंकि 7 सर्गों को लिखने में जितना टाइम लगेगा उससे कहीं गुना कम टाइम यहाँ पर आपको लगेगा। ठीक है, चरित्र चित्रण लिखने में। फिर इसमें आप कुछ लोग ज़्यादा बना करके लिख सकते हो, इसमें आपकी इच्छा के अनुसार है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला नंबर, देशभक्त। प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। वे अपना सर्वस्व गंवाकर भी अपनी मातृभूमि के प्रति दृढ़ संकल्प धारण किए हैं। वे अपने देश सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखो उदार हृदय में कैसे लिखेंगे कि प्रताप का हृदय अत्यंत उदार है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रीवत पालते हैं। इससे उनके उदार हृदय होने की जो भावना है वो सिद्ध होती है। चेतक की मृत्यु पर भी वो बहुत शोक विह्वल हो उठते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका उनको जो तीसरा उनका मुख्य गुण है वो है त्यागशील। ठीक है, राणा प्रताप में त्याग भावना विद्यमान है। वे भामा शाह द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए गए अपरिमित धन को भी स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको चौथी हेडिंग लिखना है, साहसी एवं वीर। प्रताप निर्भीक, साहसी और वीर पुरुष हैं। वे दुखमय जीवन बिताते हैं, शत्रुओं से कभी नहीं डरते हैं। वे कंदमूल फल खाकर और भूमि पर सोकर भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, जंगल में रहते हुए भी वो किसी से डरते नहीं हैं। ठीक है, आपको इस हेडिंग के अंतर्गत इतना लिख देना है। ठीक है गैस, अब यहाँ पर आपकी चौथी हेडिंग आती है, प्रताप के शरीर में कूट कूट कर स्वाभिमान भरा है। स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तो हमने लिख दिया। अब पूरा निचोड़ हम यहाँ पर लिखेंगे अलग से। ठीक है, यहाँ से छोड़ करके आगे से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रताप वीर, साहसी, देशभक्त और निर्भीक होने के साथ साथ एक स्वाभिमानी पुरुष हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनका चरित्र चित्रण लिखना है, न्यूनतम 5 हेडिंग में। अब आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।